हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ने में लगा है। कोरोना की सेकेंड वेव के कमजोर पड़ने की खबरें आई हैं। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी कब हो गई है और आज तो कोरोना की नई दवाई भी मार्केट में आई। लगता था अब राहत की सांस मिलेगी, लेकिन कहावत है मुसीबत अकेले नहीं आती। आज एक और नई मुसीबत आ गई। जिन राज्यों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है वहां मुसीबत आई। भारी तूफान आया, पेड़ उखड़ गए, छतें उड़ गई, घर तबाह हो गए, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। आज प्रकृति के इस तांडव से सबसे ज्यादा चोट वहां लगी जहां कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल और कर्नाटक अब कोरोना के साथ साथ भीषण तूफान की चपेट में आ गए हैं। आज मैं आपको इस तूफान का, इस तबाही का आंखों देखा हाल दिखाऊंगा। टाउटे साइक्लोन के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा मुसीबत आई है। फ्लाइट्स बंद करनी पड़ी हैं। कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल से सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर करना पड़ा है। हजारों घर टूट गए हैं। सड़कें तहस नहस हो गई हैं। भारी भरकम पेड़ गिरे हैं। कितना नुकसान हुआ, कितने लोग की जान गई, इसका फिलहाल कोई अंदाजा तक नहीं है, क्योंकि अभी तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सारी टीमें राहत और बचाव के कामों में लगी हैं। किसी के पास इस वक्त तो यह देखने की फुर्सत ही नहीं है कि बर्बादी कितनी हुई है, तबाही कितनी हुई है। जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर दुख होता है। जो लोग इस डिजास्टर को झेल रहे हैं उनकी हालत के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर इंसानों की परीक्षा ले रहा है और बार बार परीक्षा ले रहा है। देश एक साथ इतनी विपदाओं का, इतनी मुसीबतों का, इतनी तकलीफों का सामना कर रहा है। यह तूफान कुछ ही देर पहले गुजरात पहुंचने वाला है। कुछ ही देर बाद, माफ कीजिएगा, गुजरात पहुंचेगा। गुजरात के 14 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर वेरावल में मौजूद हैं, हालात पर नजर रखे हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। हम उनके पास चलेंगे, उनसे लेटेस्ट अपडेट लेंगे और लेटेस्ट तस्वीरें देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि टाउटे साइक्लोन ने आज सुबह से ही महाराष्ट्र में कई इलाकों में तबाही मचाई। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे और मुंबई, ये वो इलाके हैं जहां हाल सबसे ज्यादा बुरा है। दिन भर जबरदस्त बारिश होती रही और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। जो रास्ते में आया उसे उड़ा ले गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छतें उड़ गई। बरसों पुराने विशालकाय दरख्त तिनके की तरह उड़ते हुए नजर आए। सड़कें ऐसा लगा जैसे नदियों में तब्दील हो गई हैं और लोग घरों में दुबके रहने को मंजूर हो गए। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं और इसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि तूफान क्या होता है, तूफान में हवा की स्पीड कितनी होती है और उस वक्त क्या मंजर होता है। ये तस्वीरें तूफान से कुछ देर पहले की हैं। तूफान आने से पहले का यह वीडियो निर्णय कपूर ने भेजा है।
गिर सोमनाथ के गांव का है। 10 घंटे बाद तूफान आया। जब सोचिए ये तूफान आएगा, पूरी स्पीड से आएगा, तब क्या होगा। और समंदर किनारे हवा की स्पीड कितनी ज्यादा होगी, वहां रहने वालों का क्या हाल होगा, ये सोचकर दिल कांप जाता है। और एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये भी गिर सोमनाथ की है। समंदर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर की। पूरे इलाके को समंदर की तरफ से आते बादलों ने ऐसे घेरा है जैसे पूरे शहर को निगल जाने को तैयार। सोचिए शहर के लोगों ने जब प्रकृति के इस विकराल और भयानक रूप को देखा होगा तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। गुजरात की और भी ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले महाराष्ट्र का हाल एक बार देख लेते हैं। आज मुंबई से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे गर्मी के मौसम में मानसून आया। बस अंतर यह था कि तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल रही थी, जिस वजह से काफी नुकसान हुआ। कई जगह पेड़ उखड़ गए, टिन की चादरें उखड़ गई। वाटर लॉगिंग से मुंबई पानी पानी हो गया। मरीन ड्राइव हो, जुहू बीच हो या फिर गिरगांव चौपाटी हो, हर जगह समंदर में 20-20 फीट ऊंची लहरें उठी। हर बीच पर लाइफ गार्ड के साथ पुलिस तैनात थी। किसी भी व्यक्ति को समंदर के पास जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। मरीन ड्राइव पर तो समंदर का पानी हद पार करके सड़क पर आ गया। गेटवे ऑफ इंडिया का भी यही हाल था। मुंबई की स्थिति क्या थी इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि आज दिन भर मुंबई में हवा की एवरेज रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी जबरदस्त विंड स्पीड और खराब मौसम के कारण मुंबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। मुंबई और महाराष्ट्र में तूफान से हुई तबाही और उसके बाद के रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उद्धव ठाकरे को फोन करके हालात के बारे में जानकारी ली, तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया और महाराष्ट्र सरकार को हर मुसीबत में हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। मौसम बेहद खराब है, इसके बावजूद हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह, राजीव सिंह, सचिन चौधरी, राजेश कुमार, नम्रता दुबे डटे रहे। टाउटे तूफान से जुड़ी एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहे। गेटवे ऑफ इंडिया पर जयप्रकाश सिंह मौजूद थे। लोग समंदर के पास ना जा सकें इसके लिए पुलिस ने लोहे के भारी भरकम बैरिकेड लगा दिए थे, लेकिन हवा इतनी तेज थी, रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बैरिकेड्स भी उड़ गए। कुछ जगह तो कई मीटर दूर जाकर गिरे, क्योंकि तूफान की तबाही का अंदाजा पहले से ही था। इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया से सारी बोट्स को पहले ही हटा दिया गया था। जयप्रकाश ने बताया कि कोरोना का डर है, लॉकडाउन है और तूफान का खतरा था, इसलिए लोग सड़कों पर नहीं निकले। यही वजह है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से नुकसान हुआ, दीवारें गिरने या बिल्डिंग की छत उड़ने से नुकसान हुआ, लेकिन किसी के घायल होने की या किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर और गेटवे ऑफ इंडिया पर हवा की ये जो हवा का दबाव है, किस तेजी से यह हवा बह रही है, यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और ये टॉक्टे जो तूफान है, इस तूफान में सबसे बड़ा जो असर है वो गोवा और कोकण में नजर आ रहा है, महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया है। लेकिन इन महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो इसकी जो भनक है वो यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया पर हम देख सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया पर बहुत तेज हवा बह रही है, समुद्र के अंदर जो लहरें हैं वो भी बहुत तेज है। और मुंबई से ये जो तूफान है ये बस कुछ ही समय बाद मुंबई के जो कोस्टल एरिया है, रायगढ़ और कोकण का जो
टाउटे तूफान की वजह से महाराष्ट्र में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर आई है। सबसे ज्यादा 4 लोगों की मौत कोंकण रीजन में हुई है, जबकि नवी मुंबई और उल्लासनगर में पेड़ गिरने की घटना से एक शख्स की जान गई। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान रायगढ़ जिले में हुआ। यहां 3 लोगों की मौत हुई, करीब 2000 घरों को नुकसान हुआ। 2300 परिवारों के करीब 8,500 लोगों को वक्त रहते सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। रायगढ़ में रेस्क्यू टीम्स फिलहाल लोगों की मदद करने में लगी हैं। सिंधुदुर्ग जिले में तूफान की वजह से 2 बोट्स समंदर में डूब गई हैं। इनमें 7 लोग सवार थे, 1 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हैं। 3 को बचा लिया गया। इसी तरह ठाणे में पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की मौत हुई, जबकि उल्लासनगर में पेड़ ऑटो के ऊपर गिरा। हादसे में 2 लोग घायल हुए। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, लेकिन एक की जान नहीं बचाई जा सकी। महाराष्ट्र में तबाही के बाद अब टाउटे तूफान किसी भी वक्त गुजरात पहुंच सकता है। तूफान की लैंडफॉल दीव के पास ऊना नगर में होगा, लेकिन इससे गुजरात के गिर, सोमनाथ, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली समेत 17 जिले प्रभावित होंगे। तूफान से होने वाली संभावित तबाही से निपटने के लिए इन जिलों में एनडीआरएफ की 44 और एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। आर्मी की 2 कंपनियां सौराष्ट्र मूव कर दी गई हैं। आर्मी की इंजीनियरिंग यूनिट को भी भेजा गया है, जिससे अगर पुल, सड़क या खंभे टूटते हैं तो उन्हें तुरंत रिपेयर किया जा सके। अगर इमरजेंसी में कोविड हॉस्पिटल से पेशेंट्स को शिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो प्रभावित इलाकों में 200 एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज तैनात की गई हैं। पावर रिस्टोरेशन के लिए बिजली विभाग ने अलग अलग जगह पर टीमों को तैनात किया है। गिर सोमनाथ के वीरावल से निर्णय कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जिन्होंने दिन भर ये खबरें आप तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत मुसीबत उठाई है, रिस्क उठाया है। निर्णय, आपसे मैं जानना चाहता हूं इस वक्त क्या हालात हैं, क्या बता सकते हैं आप दर्शकों को? इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि तूफान का जो असर है वो अब दिखना शुरू हो चुका है। इनफैक्ट हम लोग वेरावल टाउन में खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी अब बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वेरावल से कुछ ही दूर पर जो ऊना टाउन स्थित है, वहां अब से किसी भी वक्त 10 साढ़े 10 बजे तक कभी भी जो तूफान है वो लैंडफॉल कर सकता है और उसकी जो गति होगी वो करीब 150 किलोमीटर से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होगी और गस्टिंग स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और यहाँ पे जो हवाएं हैं शाम से ही तेज चलनी शुरू हो चुकी हैं और जो समुद्र में लहरें हैं उन्होंने भी उफान मारना शुरू कर दिया है। शाम से हम देख रहे हैं कि लहरों में भी उछाल आना शुरू हो गए। यहाँ बताया जा रहा है कि वेरावल के तट पर भी करीब 1.5 से 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ऊना का जो समुद्र है वहां पे करीब 3 से 4 मीटर ऊंची जो लहरें हैं वो उठेंगी और समुद्र से करीब 1.5 किलोमीटर तक का जो पूरा एरिया है उसको खाली करवा दिया गया है। वेरावल से लेकर के महुआ के बीच में जितने भी पोर्ट्स पड़ते हैं वहां पर, क्योंकि जो इसकी भीषणता है तूफान की वो काफी ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ पे देखा जब तूफान ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं वो बने लेकिन समुद्र तट तक नहीं पहुंचे, लैंडफॉल होने से पहले ही या तो डाइवर्ट हो गए या वो समुद्र में ही बिखर गए। लेकिन इस बार अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगले कुछ घंटे, अगले 1 घंटे में बल्कि लैंडफॉल निश्चित है और इसका असर जो है वो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 4-5 घंटों तक कांस्टेंट यूं ही रहेगा। यानी आज की जो पूरी रात है वो इस इलाके के लोगों पर जबरदस्त भारी पड़ने वाली है और उसके लिए हालांकि काफी इंतजाम किए हुए हैं। आसपास के जितने भी होर्डिंग्स हैं शहरों में उनको हटा लिया गया है। जो लोग हैं उनको शिफ्ट करके सेफ प्लेसेस पर जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। हॉस्पिटल्स में डीजी सेट्स वगैरह लगा दिए गए। यदि पावर कहीं पे फेलियर होता है तो इमीडिएटली पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन सप्लाई है या दूसरी जो सेवाएं हैं उनमें कोई खलल ना पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तूफान की गति इतनी ज्यादा होगी जो कि अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में
जो कच्चे मकान हैं और जो पुराने पक्के मकान हैं उनको तो नुकसान जरूर होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये निर्णय आपने बहुत सारी जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी है, कम शब्दों में बताया है। मेरा आपसे एक ही बात कहनी है मुझे आपसे कि अपना ख्याल रखिए, खतरा ज्यादा है, तूफान का खतरा है, चारों तरफ का माहौल ऐसा है, तो प्लीज प्लीज अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास ऐसे सैटेलाइट्स हैं, टेक्नोलॉजी है जिसके कारण तूफान जैसी आपदा के बारे में पहले से जानकारी मिल जाती है, लेकिन प्रकृति के सामने किसी का बस नहीं चलता। नुकसान को कम करने का वक्त मिल जाता है। इस बार सरकार ने इसका बेहतर इस्तेमाल किया है। कोरोना के मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया, समंदर के किनारे बसे लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया, एम्बुलेंस और दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरी जगहों पर तैनाती कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार तूफान में पहले सबसे ज्यादा ताकत इस बात के लिए लगाई गई कि ऑक्सीजन के प्लांट्स को सुरक्षित रखा जाए। चूंकि कोरोना से कहर से निपटने में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन की सप्लाई कंट्रोल में आई है, इसलिए सरकार की कोशिश है कि टाउटे तूफान का असर ऑक्सीजन के प्लांट पर बिल्कुल न पड़े, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक इस साइक्लोन से हमारे ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स पर कोई असर नहीं हुआ है। इस तूफान और तबाही के बीच, कोरोना से हो रही मौतों के बीच बुरे वक्त में एक अच्छी खबर भी आई है। और अच्छी खबर यह है कि अब तक कोरोना के वायरस का कोई इलाज नहीं था, कोरोना की कोई दवा नहीं थी, हम सिर्फ वैक्सीन के भरोसे थे। लेकिन आज कोरोना की दवा मार्केट में आ गई। दुनिया में भारत ऐसा पहला मुल्क है जहां मरीजों को कोरोना की दवा मिल जाएगी। अब वैक्सीन के साथ साथ दवा के रूप में कोरोना से लड़ने का एक और हथियार मिल गया। आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, इसने डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर यह दवा बनाई और कोरोना की दवा हॉस्पिटल में पहुंचना आज से शुरू हो गई। मरीजों को दी जाने वाली दवा, इसका नाम है 2DG यानी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये पाउडर फॉर्म में है। हमारे देश में बनी इस स्वदेशी दवा को कुछ दिन पहले ही इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है। आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया। फिलहाल इस दवा के 10,000 पैकेट्स दिल्ली के एम्स, AFMS और DRDO के हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं। कुछ दिन बाद जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो फिर ये दूसरे राज्यों को भी दी जा सकेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये दवा ऐसी है जो 5.85 ग्राम के सैशे में आती है। इसे सुबह शाम दोनों वक्त कोरोना के जो इन्फेक्टेड मरीज हैं उसको एक घोल की तरह लेना पड़ेगा, यानी 2 सैशे दिए जाएंगे। दावा तो किया गया है कि यह दवा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स पर सीधा काम करेगी। क्योंकि वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। अगर उसे ग्लूकोज नहीं मिलता तो वह इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय पड़ जाता है। जब यह दवा शरीर में जाएगी तो वायरस इसे ग्लूकोज समझकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि यह ग्लूकोज नहीं है, उसका एनालॉग है, इसलिए वायरस खत्म हो जाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि दवा लेने के 3 दिन बाद 42% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह बड़ी बात है। और तो और इस दवा की वजह से मरीजों की रिकवरी नॉर्मल रिकवरी के मुकाबले 2 से 2.5 दिन पहले हो जाएगी। ट्रायल्स के दौरान 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों पर भी इस दवा का बेहतर असर दिखाई दिया। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि फिलहाल इस दवा को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, यानी इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है। फिलहाल 1 हफ्ते में 10,000 पैकेट तैयार हो रहे हैं, लेकिन DRDO के चेयरमैन का कहना है कि जून में प्रोडक्शन कैपेसिटी 70 गुना तक बढ़ जाएगी। एक दिन में दवा की 1 लाख खुराक तक बनने लगेगी।
The basic nature of this drug, the way it works is, it actually works on the cells which are affected by the virus. So it doesn't know what virus it is, but the virus infected cells generally behave the similar way of absorbing this material. So the moment they absorb this material and they become very inert and will not be able to further generate any more virus cells. So that's the principle. So it should be working for the other strains also, should be working. We are thinking it should go into, daily it should go into tens of thousands of sachets, and based on the demand we are even contemplating and telling the people that they may have to make 1 lakh sachets a day also. ये अच्छी बात है। कोरोना की दवा उन लोगों को बचाएगी जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी, डर कम होगा। लेकिन वैक्सीन कोरोना को दुनिया से भगाएगी। यह सच है कि जहां जहां लोगों का वैक्सीनेशन हुआ वहां वहां कोरोना के बढ़ते केसेस की रफ्तार पर रोक लगी है, और अब इसके सबूत भी आ गए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहां जो रिसर्च हुई 22 जनवरी से लेकर 7 मई के बीच में पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन और इसके दौरान आने वाले इंफेक्शन के केसेस को स्टडी किया गया। तेल अवीव में 60% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। यहां पर कोरोना के नए केसेस की संख्या प्रति लाख सिर्फ 5 थी। न्यूयॉर्क में 50% लोग वैक्सीन ले चुके हैं, जहां इस दौरान 1 लाख में से सिर्फ 15 केसेस आए। लंदन में 47% लोग वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। यहां 22 जनवरी से 7 मई के बीच प्रति लाख सिर्फ 5 केस आए। अब दिल्ली में सिर्फ 30% लोगों को वैक्सीन लगी है, और यहां इस अवधि के दौरान 120 केसेस प्रति लाख आए। तो फिगर से बिल्कुल साफ है कि वैक्सीनेशन कोरोना को मात देने में मदद कर सकता है। इसीलिए कोशिश है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़े। कोविशील्ड ने कहा कि वो अगले महीने 10 करोड़ डोज देगा, और इसके बाद इसको बढ़ाकर 20 करोड़ महीना भी कर देंगे। दूसरी कोवैक्सीन है। अप्रैल में इन्होंने सिर्फ 2 करोड़ डोजेस बनाई थी, लेकिन अब इस फार्मा कंपनी ने कहा कि 1 साल में वो 50 करोड़ डोज बना पाएगी, और इसके लिए तैयारी कर ली है। रशिया से स्पुतनिक की थोड़ी बहुत डोजेज आई हैं, और जुलाई से इसका प्रोडक्शन हमारे यहां शुरू हो जाएगा। लेकिन यह काफी नहीं है। इसके बावजूद दुनिया में फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को खरीदना होगा। इसके लिए बातचीत जारी है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन के लिए स्टोरेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन्हें अल्ट्रा लो टेम्परेचर में स्टोर करना होता है, -70 -80 डिग्री। तो टाटा और गोडरेज जैसी बड़ी कंपनियों ने फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए मेडिकल फ्रीजर का इंतजाम किया जा रहा है। इसलिए आज शायद लग सकता है कि वैक्सीन लगवाना मुश्किल है, लाइन बहुत लंबी है, वैक्सीन कम है, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, इस साल दिवाली तक इतनी वैक्सीन अवेलेबल होगी कि 70% लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा, और साल के आखिर तक सब लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, इतनी वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि हम भी कोरोना के प्रकोप से उसी तरह आजादी पा सकेंगे जैसी आज इजराइल ने पाई है। कोरोना की दवा मिल गई, वैक्सीन पहले से हमारे पास है। कोरोना के इलाज में सबसे ज्यादा आजकल जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। अब सरकार और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आ गई हैं। आज ओएनजीसी ने ऐलान किया कि कंपनी 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदेगी। ओएनजीसी ने 34,673 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के ऑर्डर विदेशी कंपनियों को दिए हैं। अगले 3 दिन में करीब 3,000 कॉन्सेंट्रेटर्स की डिलीवरी भी हो जाएगी। बाकी कॉन्सेंट्रेटर्स अगले 40 दिन में डिलीवर हो जाएंगे। इसके अलावा ओएनजीसी ने
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने वाली इंडियन कंपनीज को 40,000 कॉन्सेंट्रेटर्स के ऑर्डर दिए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के अलावा ओएनजीसी ने 3 राज्यों के 10 सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए हैं। क्योंकि गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कोरोना गांव में कहर बरपा रहा है, इसलिए अगर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंच जाएंगे तो बड़ी संख्या में लोगों की जान बच सकती है। हालांकि यह भी हो सकता है कि जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंच जाएं तो उनकी क्वालिटी पर, उनकी क्षमता पर सवाल उठे, क्योंकि वेंटिलेटर्स के मामले में ऐसा ही हुआ। पिछले साल जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, उस वक्त देश में वेंटिलेटर्स की बहुत कमी थी और यह महसूस हुई थी। राज्य सरकारों की मांग पर केंद्र सरकार ने तुरंत वेंटिलेटर्स की सप्लाई की। पिछले साल मार्च तक देश में सिर्फ 16,000 वेंटिलेटर्स थे और ये आप जानते हैं कि कोरोना के पेशेंट्स के लिए कितनी जरूरी होती है एक वेंटिलेशन की उपस्थिति। तो सिर्फ 16,000 वेंटिलेटर थे। पिछले साल 59,000 नए वेंटिलेटर राज्यों को दिए गए। पिछले हफ्ते आज की बात में मैंने दिखाया था आपको कि राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कितनी जगह है। यहां पर हमारे रिपोर्टर्स ने देखा कि राज्यों में हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स बेकार पड़े। कहीं कहीं तो वेंटिलेटर्स की पैकिंग भी नहीं हटाई गई, डब्बों में बंद है। और कई जगह वेंटिलेटर टॉयलेट के पास पड़े हुए मिले। जब सवाल पूछे गए तो बताया गया कि कहीं टेक्नीशियन नहीं है, कहीं एनेस्थिसिस्ट नहीं है। यह कहा गया कि कहीं वेंटिलेटर खराब है, बेकार है, घटिया है। तो हमने फिर जांच की, पता लगा कि पीएम केयर फंड से जो 59,000 वेंटिलेटर राज्यों को भेजे गए थे, उनको किन कंपनियों से खरीदा गया है, ये कंपनियां सर्विस क्यों नहीं दे पा रही, क्या वेंटिलेटर्स में कुछ कमी है, क्या वाकई में वेंटिलेटर इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब हमने खोजने की कोशिश की है। हालांकि इस बीच एक मजेदार बात हुई कि वेंटिलेटर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सियासत शुरू कर दी। उन्होंने पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर पर सवाल उठा दिए और ट्विटर पर लिखा कि पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर्स का झूठा प्रचार किया गया। ये वेंटिलेटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे, फेल हो चुके। तो आज जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, ये राहुल गांधी को भी थोड़ा ज्ञान दे सकती हैं। इस रिपोर्ट को देखकर उन्हें भी पता चलेगा कि वेंटिलेटर की हकीकत क्या है। तो पूरी रिपोर्ट देखेंगे क्यों ये बात शुरू हुई। पिछले साल सरकार ने पीएम केयर फंड से 59,000 वेंटिलेटर्स खरीदे और राज्यों को दिए, अलग अलग स्टेट्स को। अब इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि वेंटिलेटर खराब है, किसी काम के नहीं है। बहुत से राज्यों में वेंटिलेटर्स बेकार पड़े हैं। हमने इस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात की, एक एक केस की परत दर परत। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल से वेंटिलेटर्स की जो तस्वीरें आई थी। ये वेंटिलेटर एक जगह रखे हुए थे, धूल जमी थी। हॉस्पिटल प्रशासन से जब ये पूछा गया था कि वेंटिलेटर्स यूज क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा था मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड से 119 वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन इनमें से 47 वेंटिलेटर शुरू से ही खराब थे। तो फिर मरीजों का इलाज कैसे करते? अब बात सही है, अगर हॉस्पिटल को खराब वेंटिलेटर दिए जाएंगे तो फिर मरीजों के इलाज में उन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल कैसे होगा। इसलिए हमने वेंटिलेटर की सप्लाई करने वाली कंपनी एक्वा हेल्थ केयर से संपर्क किया। पता चला कि शिकायत के बाद कंपनी के इंजीनियर ने हॉस्पिटल में विजिट किया था और देखा कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की हालत क्या है। इसके सबूत के तौर पर उसने वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का इंजीनियर यह दिखा रहा था कि कोई भी वेंटिलेटर खराब नहीं है, रखे रखे वेंटिलेटर पर धूल जम चुकी है, गैस पाइप से कनेक्ट ही नहीं किया गया, तो वेंटिलेटर चलता तो चलता कैसे।
मैं एक्वा हेल्थ केयर से सर्विस इंजीनियर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे वेंटिलेटर ठीक हैं, पर यहाँ पे कई दिनों से वेंटिलेटर यूज़ नहीं हो रहा। धूल जमे हुए हैं इनके, काफ़ी गंदे हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा धूल है, मिट्टी है, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे लोग। और आप देख सकते हो अभी आगे किसी की ट्यूबिंग मिसिंग है, किसी का कुछ मिसिंग है। यहाँ देखिए इसका ट्यूबिंग मिसिंग है इस वेंटिलेटर का। बिना ट्यूबिंग के कैसे चलेगा वेंटिलेटर? सारे बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। आपको वर्किंग वाला दिखा देता हूँ। पर यहाँ पे कोई भी वेंटिलेटर यूज़ नहीं कर रहा है, सारे ऑन है। सभी के हालात बहुत ख़राब है वेंटिलेटर के, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है इन्हें, जिसके कारण ये सही चल नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि पीएम केयर्स फंड ने जो 59,000 वेंटिलेटर खरीदे थे, उनमें से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, 5,000 वेंटिलेटर्स ज्योति सीएनसी कंपनी ने और 10,000 वेंटिलेटर्स एक्वा हेल्थ केयर कंपनी ने सप्लाई किए थे। और ये हाई एंड इक्विपमेंट था। एक्वा हेल्थ केयर ने ही अमृतसर के सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स इंस्टॉल किए थे। इसलिए हमने इस कंपनी के सीईओ से डायरेक्ट बात की, उनसे वेंटिलेटर को लेकर आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा। कंपनी के सीईओ दिवाकर वैश्य ने बताया कि अगर वेंटिलेटर पैक्ड रहेंगे, बाहर निकाले ही नहीं जाएंगे, इन्हें इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, ये स्टोर रूम में पड़े रहेंगे और फिर ये कह दिया जाए कि ये तो खराब है, ये बात सही नहीं है। दिवाकर वैश्य ने कहा कि हकीकत यह है कि राज्यों ने डिमांड तो रख दी, लेकिन डिमांड के हिसाब से अपने हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है। वेंटिलेटर अगर वो पैक्ड है तो ये पता लगाना कि वो चलता है कि नहीं चलता, ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और जहां तक हम बात करें एक वेंटिलेटर की, तो वेंटिलेटर एक लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे कोई डिवाइस नहीं होती कि आपने बॉक्स से बाहर निकाला और चलने लग गया। वो उसके एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है। ये बहुत ही हाईली टेक्निकल डिवाइस एंड लाइफ सेविंग डिवाइस होता है। तो इसके लिए हमारे इंजीनियर्स वहां पे जाके इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इंस्टॉलेशन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कमीशनिंग का प्रोसेस, यानी ये डिवाइस कैसे चलता है, इसके अंदर कैसे अलग अलग चीजों को जोड़ा जाता है, कैसे पेशेंट पे लगाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है वहां के डॉक्टर्स को। इसी की बात जब हम ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, तब जाके आप इस वेंटिलेटर को किसी पेशेंट पे यूज कर सकते हैं। इससे पहले ये पता लगाना कि ये वेंटिलेटर काम करता है कि नहीं करता है, ये इम्पॉसिबल है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, बिफोर दिस पैंडेमिक पूरे देश के अंदर केवल और केवल 16,000 वेंटिलेटर थे और पैंडेमिक के बाद करीब करीब 50,000 के आसपास वेंटिलेटर दिए गए, जिसमें से 10,000 हमारे थे। मतलब एक ऐसे रेट पे हमने वेंटिलेटर को दिया और उसे इंस्टॉल किया जो कि आज तक हमने पिछले 60-70 सालों में नहीं देखा हुआ। बट नेचुरली कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसे राइज के लिए अपने सिस्टम को डिजाइन नहीं किया हुआ था। जब हम वहां पे जाते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं, तो कई बार उनका जो सिस्टम है, जो मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम है या पावर सिस्टम है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो कई बार वहां पे कुछ दिक्कतें आती हैं। तो वहां पे हम हॉस्पिटल्स को समझाते हैं और बताते हैं कि क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये कह देना कि वेंटिलेटर खराब है बिना उसको चलाए, बिना उसे पेशेंट पे लगाए, ये सही नहीं होगा। दिवाकर वैश्य ने कहा वो समझते हैं कि कोरोना काल में रिसोर्सेज की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियां हैं, डॉक्टर्स की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, लेकिन ये दिक्कतें इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनियों के साथ भी हैं। कंपनी ने अगर 10,000 वेंटिलेटर सप्लाई किए तो 10,000 इंजीनियर तो नहीं रख सकती है। कंपनी हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेनिंग करती है, लेकिन कोरोना के कारण सारे स्टाफ की ट्रेनिंग एक साथ नहीं हो पाती, इसलिए और दिक्कतें आती हैं। कई बार हॉस्पिटल्स वेंटिलेटर का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे कह देते हैं कि वेंटिलेटर खराब है। आउट ऑफ नोवेयर किसी एक स्टेट के अंदर एक ही बार में 200-300 वेंटिलेटर खराब नहीं हो सकते। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग।
कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। और वहां पे जब हम देखते हैं तो वहां पे कमिश्निंग के चैलेंजेस आते हैं कि क्योंकि देखिए एक चीज और समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स आते हैं। 3 शिफ्ट के अंदर जब डॉक्टर्स आते हैं तो उन तीनों शिफ्ट के डॉक्टर्स को हमें ट्रेन करना पड़ता है। इसके बाद आज के कोविड के सिनेरियो में देयर इज अ रेस्टिंग पीरियड कंसेप्ट, मतलब कि इस हफ्ते जो काम करेगा उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। उस टाइम पे कोई और डॉक्टर होगा। तो कई बार क्या होता है कि हमने पहले फेज के डॉक्टर्स को हमने बता दिया, और बट नेचुरली देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं कहूंगा मैं, देयर इज अ लिमिटेड रिसोर्स दैट वी हैव। तो उसके वजह से क्या होता है कि देखिए हमने 10,000 वेंटिलेटर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 10,000 हम इंजीनियर भी उनको साथ दे सके। तो हमेशा इंजीनियर साथ में नहीं रह सकता। तो जब वो चेंज होते हैं डॉक्टर्स तो कई बार उनको फिर कोई दिक्कत आती है चलाने में या उनको कोई प्रॉब्लम आती है। सो वहां पे ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। वो वेयर हाउस से कई बार वेंटिलेटर बाहर निकलते ही नहीं है, वो वेंटिलेटर वेयर हाउस में पड़े रह जाते हैं। ऐसा कई सारे स्टेट में हुआ है, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, बट कई सारे स्टेट में ऐसा हो चुका है कि वो वेंटिलेटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। कई बार क्या होता है कि वो वेंटिलेटर हॉस्पिटल में पहुंच तो गए लेकिन हॉस्पिटल के अंदर रेडीनेस नहीं है, यानी हॉस्पिटल अभी तैयार ही नहीं है उस वेंटिलेटर को लगवाने के लिए, क्योंकि उनको कई बार मेडिकल प्रोब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोब एक ऐसा कनेक्टर होता है जिसके बगैर हमारा वेंटिलेटर उनके हॉस्पिटल के पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी पाइपलाइन अलग अलग होते हैं तो हम इसको कैरी अपने साथ नहीं कर सकते। तो उस चीज को हॉस्पिटल को ही देना पड़ता है। कई बार हॉस्पिटल तैयार नहीं होते, कई बार मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में जाता है जो कि मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार नहीं होता। बिना कंज्यूमेबल के, यानी कंज्यूमेबल एक तरीके का जैसे आपकी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डलता है, वैसी एक चीज है कि बिना उसके वेंटिलेटर को आप नहीं चला सकते। तो और अगर आपने वेंटिलेटर ज्यादा यूज किया है तो बट नेचुरली आपका कंज्यूमेबल ज्यादा खर्च होगा। तो ये कई बार इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लोट नहीं करती है। हमारी तहकीकात में यह भी सामने आया कि पंजाब में सिर्फ एग्वा कंपनी ने ही वेंटिलेटर सप्लाई नहीं किए, ज्योति सीएनसी ने भी पंजाब में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें वेंटिलेटर सप्लाई किए हैं और वो भी काम नहीं कर रहे। तो हमने इस कंपनी से भी बात की। इस कंपनी ने भी अपने इंजीनियर्स को हॉस्पिटल में भेजा। कंपनी के इंजीनियर ने भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का जो हाल दिखाया वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पता लगा कि वेंटिलेटर को असेंबल करके तैयार कर दिया था, लेकिन वेंटिलेटर को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला कनेक्टर नहीं था। जब वेंटिलेटर का ऑक्सीजन कनेक्टर गायब हो जाएगा, होगा ही नहीं, तो वेंटिलेटर कैसे काम करेगा? गुड इवनिंग सर, मैं बायोमेडिकल इंजीनियर पंजाब। सर यहाँ हमने हॉस्पिटल में सारे वेंटिलेटर इंस्टॉल कर दिए हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि सारे पड़े हुए हैं, तो असेंबल करके हमने रखे हुए हैं सभी 50 के 50। और यहाँ पे जो डिले हो रहा है उसका मेन कारण जो है वो ये है, 2 रीज़न है मेन, जिसमें से फर्स्ट रीज़न है कि हमारे पास O2 कनेक्टर नहीं है। O2 कनेक्टर जनरली सभी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ हॉस्पिटल भी देख रहा है बट कहीं से मिल नहीं रहा, इस कारण यहाँ पर डिले हो रहा है। जैसे जी हमारा वेंटिलेटर अभी वर्किंग पोजीशन में है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ O2 प्रेशर, O2 सप्लाई फेल्ड आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ O2 में कनेक्टर नहीं है लगाने के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर जो O2 का प्रेशर है, तो दूसरा मेन रीज़न है O2 का जो प्रेशर है ये बिलो 30 PSI आ रहा है, जो कि वेंटिलेटर का जो रिक्वायर्ड है वो 45 PSI है मिनिमम। सो इसलिए ये 2 रीज़न है जिसके कारण डिले हो रहा है यहाँ पर। और वेंटिलेटर वर्क कर रहा है मगर एयर पे जा रहा है, स्विच टू एयर, क्योंकि हमारे पास O2 की सप्लाई नहीं है तो ये एयर में जा रहा है। जरा सोचिए, कोरोना के काल में हवा की ये सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई एक एक सांस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और यहां 50 वेंटिलेटर सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि ऑक्सीजन पाइप का कनेक्टर नहीं है। अब इसमें ना तो वेंटिलेटर सप्लाई करने वाले का दोष है, ना ही वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी का। वेंटिलेटर को ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट करना तो हॉस्पिटल का काम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज ज्योति सीएनसी कंपनी के प्रेसिडेंट पराक्रम जडेजा से भी हमने पूछा कि कुछ जगह ऑक्सीजन कनेक्टर की कमी हो सकती है, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं हो सकता। आखिर
कई जगह वेंटिलेटर काम क्यों नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है? पराक्रम जडेजा ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वाकई में हैरानी हुई। एक तो पहले जो इंस्टॉलेशन जो हुई है सब साइट्स पे, अभी क्या हुआ है कि पहले इंडिया में जहां पे हमें जो भी हॉस्पिटल थे वहां पे 50 बेड का एक सेटअप था, और वही सेटअप में आज हम लोग 200 बेड लगा रहे हैं, 300 बेड लगा रहे हैं, और वहां पे क्विकली जो है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें क्विकली सब रैंप अप करना पड़ रहा है। तो वहां पे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर उनकी जो गैस की जो पाइप वगैरह वही कैपेसिटी की जो बढ़नी चाहिए वो बन नहीं पाई है। अगर एक हॉस्पिटल में हम लोग 2 फ्लोर तक का बना हुआ था आईसीयू, अब 3rd फ्लोर 4थे फ्लोर ऊपर हम लेके जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपकी प्रेशर ड्रॉप होती है। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये सडनली जिस तरह से जो उन्होंने मैन पावर सारे हॉस्पिटल में उन्होंने एक्यूमुलेटेड किए हुए अग्रीमेंट किए हैं, तो ये सारे चीज के अंदर ये स्टाफ ट्रेन नहीं है। अगर वो हम लोगों ने काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए रेडी है, हम लोगों ने काफी ऑनलाइन प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, हमने मैन्युअल्स दिए हुए हैं। अगर इसको पढ़ के कोई कर ले तो ये आराम से वो चला सकते हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे जाके किसी को फेस नहीं होगा। जैसे पाइपिंग जो है वो इनप्रॉपर है, वहां पे उनकी जो प्रेशर है वो ट्रैप हो रही है। वैसे ही वहां पे हमें एक ऑक्सीजन लाइन कनेक्ट करने के लिए एक फीमेल कनेक्टर वहां लगा रहता है, हमें एक मेल कनेक्टर उसमें लगाना होता है, जिससे सेंट्रल लाइन की ऑक्सीजन से हमारी मशीन कनेक्ट हो। एवरी हॉस्पिटल जो है इंडिया में, हम लोग कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, किया नहीं है किसी ने। सो अलग अलग हॉस्पिटल में अपने स्टैंडर्ड्स के ये सारे कनेक्टर्स जो है वहां लगे हुए हैं, और एवरी कॉन्ट्रैक्टर ने अपने हिसाब से वहां लगा हुआ है। अभी तक हमें टोटल 6 to 7 टाइप्स के अलग अलग ये कनेक्टर्स मिले हैं वहां पे। बेसिकली ये हॉस्पिटल का स्कोप में है। जब हम जाते हैं तो उसकी साइट प्रिपरेशन के अंदर उनके जो इंजीनियर्स हैं उनको ये सारा बायोमेडिकल की जो टीम होती है उनको ये कनेक्टर वहां पे रेडी रखने चाहिए, बट होता नहीं है। हम जाते हैं फिर उनके पास मिलते नहीं है, उनका जो सप्लायर है उनके पास भी मिलते नहीं है। वेंटिलेटर कोरोना के मरीज की लाइफलाइन है, इसलिए इसको डिटेल में समझना जरूरी है। पिछले हफ्ते मैंने आपको पंजाब के फरीदकोट मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें दिखाई थी। इस मेडिकल कॉलेज को पीएम केयर्स फंड से 82 वेंटिलेटर मिले हैं। इनमें से 62 वेंटिलेटर स्टोर रूम में कबाड़ की तरह रखे हुए थे। इनके बारे में एडमिनिस्ट्रेटर का कहना था कि ये तो शुरू से ही बेकार थे, खराब थे, इनका इस्तेमाल कैसे करते। अब मैंने पता किया, जानकारी मिली कि फरीदकोट मेडिकल में वेंटिलेटर की सप्लाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की तरफ से की गई थी। BEL ने वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर किए थे। हॉस्पिटल से शिकायत मिलने के बाद कंपनी के इंजीनियर ने हॉस्पिटल विजिट किया। इंजीनियर्स का कहना है कि हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर सप्लाई किए गए थे वो सभी काम कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर वेंटिलेटर्स की मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया था। ऑक्सीजन सेंसर, फ्लो सेंसर और बैक्टीरिया सेंसर जैसे जरूरी पार्ट्स कभी बदले नहीं गए, इसलिए वेंटिलेटर्स की एफिशिएंसी पर असर पड़ा। जब पार्ट्स बदल दिए गए तो यही वेंटिलेटर्स ठीक से काम करने लगे। PV200 वेंटिलेटर PM केयर, ठीक है। ये स्टैंड बाय, ओके। ये सर्किट लगा हुआ है, ये सर्किट कनेक्टेड है। ये टेस्ट लंग, ठीक है। और डॉट कन्फर्म, कनेक्टेड है। आप 200 शो कर रहा है। टाइटल वॉल्यूम 350, ठीक है जी। AC मोड सिलेक्ट किया है। 70 रेस्पिरेशन, ठीक है। प्रेशर 74, वोल्टेज, ठीक है। कई जगह हम ये देख लिया कि 6-7 महीने वेंटिलेटर को कोई ऑन भी नहीं किया था।
तो इसकी वजह से यूपीएस का बैटरी भी डाउन है, कई जगह यूपीएस का भी प्रॉब्लम्स है। तो हमें वहां जाने के बाद नया बैटरी लगा के उनको चालू करके दिखाते हैं और पुराने बैटरी को कहीं पे रिचार्जिंग करवाते हैं। तो ये तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इतना नहीं कि पूरे 30,000 के 30,000 ऐसे बैठे हैं। बहुत कई राष्ट्रों में वेंटिलेटर ठीक चल रहे हैं, जैसा मैंने बताया केरला में ठीक चल रहे हैं, गुजरात में ठीक चल रहे हैं, महाराष्ट्र में कई जगह ठीक चल रहे हैं। कुछ जगह तो कंप्लेंट्स दिए हैं जहां पे नया शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो जहां वेंटिलेटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है वहां हमें उसको दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ता है। वेंटिलेटर को बैरोमेट्रिक प्रेशर के हिसाब से वो प्रेशर कंट्रोल मोड्स में काम करता है, तो इसलिए वहां का ऑल्टीट्यूड वेंटिलेटर में डाल के वेंटिलेटर को दोबारा कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो हमारे हर स्टेट में 8-10 से 16-18 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो ये प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से, उस राष्ट्र के प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से वो कई जगह जाके अपना वेंटिलेटर को उनको फिर दोबारा कैलिब्रेट करके या फ्यूज बदल के या ऑक्सीजन सेंसर बदल के या कंज्यूमेबल रिप्लेस करके उनको दिखा के आते हैं। और हमारा वेंटिलेटर कई जगह नॉन स्टॉप में काम करता हुआ हमने देख लिया। पंजाब के हॉस्पिटल्स में जिन कंपनियों ने वेंटिलेटर सप्लाई किए उनकी बात मैंने आपको डिटेल में इसलिए सुनवाई क्योंकि पंजाब और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स की खरीदी में घोटाले का इल्जाम लगाया था। सीधे सीधे कहा था कि राज्यों को घटिया वेंटिलेटर की सप्लाई की गई, लेकिन असलियत क्या है ये आपने देखी है। वैसे जिन कंपनियों ने पंजाब और राजस्थान में वेंटिलेटर सप्लाई किए थे उन्हीं कंपनियों ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी वेंटिलेटर सप्लाई किए थे। अब यहां पर ये वेंटिलेटर कितना काम कर पा रहे हैं या नहीं, पीएम केयर फंड से आंध्र प्रदेश को करीब 5,000, महाराष्ट्र और यूपी को 4-4 हजार से ज्यादा वेंटिलेटर मिले। राजस्थान को 1,900, कर्नाटक को 2,000 से ज्यादा और गुजरात को 3,400 वेंटिलेटर मिले। लेकिन राजस्थान और पंजाब को छोड़कर किसी राज्य ने यह नहीं कहा कि उन्हें शुरू से ही खराब वेंटिलेटर मिले। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में वेंटिलेटर को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली। गुजरात के हॉस्पिटल्स में भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के वेंटिलेटर लगे हैं। कंपनी ने अपने इंजीनियर्स को हॉस्पिटल में भेजा और दिखाया कि पंजाब और गुजरात के हॉस्पिटल्स में क्या फर्क है। गुजरात के हॉस्पिटल में वही वेंटिलेटर क्यों काम कर रहा है जो पंजाब में बंद पड़ा है। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का वेंटिलेटर, बेल वेंटिलेटर, जिसके अंदर हमने फ्लो सेंसर कनेक्ट किया हुआ है, पेशेंट सर्किट कनेक्ट की हुई है और वो सारा सर्किट पेशेंट को कनेक्ट किया हुआ है ऐसे। और ये हमारा वेंटिलेटर है जिसके अंदर हमारा कंप्रेसर का प्रेशर 52 तक जा रहा है। और ये हमारा स्क्रीन है जिसके अंदर 60 हमने FiO2 सेट किया हुआ है और डिलीवर भी 57 हो रहा है। और जो पैरामीटर हमने सेट किए हुए हैं वो भी कंपलसरी डिलीवर हो रहे हैं और ये इस तरह से ये वेंटिलेटर ओके चल रहा है। This is the CV200 ventilator we are using now currently connected to the patient. It is perfectly working. हमें ज्यादातर 50% प्रॉब्लम ऐसा आता है कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका डिटेल नहीं मिलता है। सिमिलरली कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका डिटेल कुछ नहीं मिलता है। तो हमने इन सब का भी विश्लेषण कर चुके हैं और ज्यादातर कंप्लेंट हमें इसलिए आ रहे हैं कि एक वहां कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ता है कई बार, या वहां ये पेशेंट के साथ साथ डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स, जहाँ की फ्लो सेंसर होता है वो बहुत जरूरी है वेंटिलेटर
सही सक्षम काम करने के लिए वो फ्लो सेंसर दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, उसको नया हर पेशेंट के साथ यूज करना चाहिए। जब भी हम जाते हैं और वहां के नया फ्लो सेंसर लगा के देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट पूरा अपने आप ठीक चलता रहता है। तो ये हमने दिखाया। और कई जगह ऑक्सीजन सेंसर का फेल्यूर भी हमें नजर आया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सेंसर जो वेंटिलेटर के अंदर इस्तेमाल किया गया है वो एक केमिकल डिटेक्टर है, और आप इक्विपमेंट को स्विच ऑन ना करें फिर भी हवा में जो ऑक्सीजन है उसको डिटेक्ट करता रहता है, तो इसलिए उसका लाइफ कम होता जाता रहता है। और जहां वेंटिलेटर हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी मोड में यूज किया जाता है वहां पे ये सेंसर का लाइफ और ज्यादा तेजी से कम होता जाएगा। तो हमें कुछ जगह ऑक्सीजन सेंसर को बदलना पड़ा है। सारी कंपनियों के बात सुनने के बाद में इस बात में तो कोई शक नहीं कि पीएम केयर्स की तरफ से करीब 59,000 वेंटिलेटर दिए गए थे। इनमें से कुछ डिब्बों में पैक पड़े थे, धूल खा रहे थे, कुछ को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पॉइंट नहीं मिला, कहीं इन्हें ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन नहीं थे, और कहीं पर तो वेंटिलेटर्स को किराए पर दे दिया गया था। कई जगह मेंटेनेंस की कमी थी, कई जगह थोड़ी बहुत गड़बड़ थी जिसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन सबके बावजूद यह तो नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे वेंटिलेटर्स खराब हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से 49,000 वेंटिलेटर्स ठीक से काम कर रहे हैं और पूरे देश में ठीक से काम कर रहे हैं, लोगों की जान के बचाने के काम में आ रहे हैं। इसलिए कहना ठीक नहीं है कि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर भेजे गए वो खराब हैं। राहुल गांधी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर इस तरह की बातें फैलती हैं तो जो लोग इन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे? उनके परिवार वालों के मन में शक पैदा करना, एक हाई एंड मशीन को लेकर सवाल पैदा करना, ये बिल्कुल गलत है। जो 85% वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, उन्हें एडवांस में मंगाया गया था, राज्यों के एडवांस में भेजा गया था, तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। हां, जहां पर कोई खराबी है, इस्तेमाल में कमी है, उसका ऑडिट होना चाहिए। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। फिलिस्तीन पर इजराइल का एयर स्ट्राइक लगातार 7 दिन से जारी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।